Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course from Urdu IT Academy. This is lecture number 17 and we are going to discuss domain 12, which is identity, entitlement and access management. In short, IAM or identity and access management. Objectives of lecture 17 will be, we will discuss what is an IAM, then some IAM terminologies, then multiple options for MFA और उसके बाद IAM standards for cloud computing और सबसे आखिर में few questions based on this domain. What is an IAM? पहला सवाल, the security discipline that enables the right individuals to access the right resource at the right time for the right reason. ये definition है CSA का IAM के लिए, ठीक है. IAM देखिए, एक user wants to access a resource. ये रिसोर्स है, ये बंदा है, इसको ये रिसोर्स एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेगा? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट वेरीफाइज द यूजर एंड कंट्रोल्स देयर एक्सेस टू द रिसोर्स. तो उसको एक आईएम के थ्रू गुजरना होगा. जैसे हम हमारा लैपटॉप है, ऑफिस का यूज करते हैं ना, तो हमें उस पर लॉगिन करना होता है. तो हम यानी अपना लैपटॉप हमारा रिसोर्स हुआ, तो मुझे लैपटॉप यूज करना है, लैपटॉप का को एक्सेस करना है, उसका इस्तेमाल करना है. तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपना जो भी क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव डायरेक्टरी की आईडी है, वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी. आईडी और पासवर्ड देंगे हम. जब हम आईडी और पासवर्ड देंगे, हमें हमारा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, तो फिर हमें जो है रिसोर्स का एक्सेस मिल जाएगा. अब रिसोर्स का एक्सेस क्या मिलेगा, वो डिपेंड करेगा फिर ऑथराइजेशन पर. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी. आईएम के जरिए आप ये कंट्रोल करते हैं कि कौन ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बाद रिसोर्स इस्तेमाल करेगा. इसके थ्रू आप यूजर एक्सेस को रेगुलेट करते हैं बेसिकली. आप ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस एंड पर्सनल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू रिसोर्स इज एन आईएम. क्लाउड में आपको बहुत केयरफुल होना होगा जब आप क्लाउड यूजर को वैलिडेट करते हैं और उनको क्लाउड में सिस्टम और डेटा का एक्सेस देते हैं. ठीक है, अकाउंट प्रोविजनिंग, डिप्रोविजनिंग, डायरेक्टरी सर्विसेज, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, सब इसी का हिस्सा है, सब आईएम का हिस्सा है. आईएम सॉल्यूशन से आप यूजर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, एप्रोप्रिएट परमिशन असाइन करते हैं, ग्रांट या डिनाई करते हैं एक्सेस रिक्वेस्ट को बेस्ड ऑन द परमिशन. ठीक है, और पैम जो अभी हमने डिस्कस किया था, हमने एक वर्ड कहा था पैम, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट. ये भी मतलब ये भी डिस्कस हुआ है, ये वर्ड भी आया है, लेकिन कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है. बट बेसिकली पैम क्या है? पैम भी आईएम का पार्ट है, जो बेसिकली प्रिविलेज यूजर्स को, जैसे रूट यूजर्स हुए या जिनके पास सुपर यूजर का राइट्स होते हैं, उनके राइट्स को मॉनिटर करता है, उनके राइट्स को मैनेज करता है. आईएम टर्मिनोलॉजीज, ये बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजीज हैं, हम पहले भी डिस्कस कर मतलब हम जानते हैं बेसिकली. और अगर आप इनमें से बहुत सारे टर्म्स को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा वो क्या बोल रहा है. एंटिटी पहला है, द पर्सन और थिंग दैट विल हैव एन आइडेंटिटी. कोई भी इंसान हो या कोई सामान जिसकी एक आइडेंटिटी है, उसको एंटिटी बोलते हैं. ये एक इंडिविजुअल सिस्टम या डिवाइस हो सकता है. जैसे अगर मैं बोलूँ मेरी आइडेंटिटी है, सो आई एम एंटिटी, जिसकी कोई एक आइडेंटिटी होगी. देन आइडेंटिटी, द यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ एन एंटिटी विद इन ए गिवन नेम स्पेस. अगर आप एन एंटिटी कैन हैव मल्टीपल डिजिटल आइडेंटिटीज. जैसे सोशल मीडिया की बात कर लें हम, तो ट्विटर पे हमारे अलग तरीके से पहचाने जाते हैं, @ हमारा नाम होगा. फेसबुक पे अलग है, लिंक्डइन पर linkedin/in/ जो आपका यूजर नेम होगा, तो वो आपकी आइडेंटिटी है बेसिकली. लिंक्डइन पे आपकी वो आइडेंटिटी है. ट्विटर पर आपकी @ जो भी आपका यूजर आईडी है, वो आपकी आइडेंटिटी है. नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर, द मीन्स बाय विच एन आइडेंटिटी कैन बी असर्टेड. यानी कि जिसके थ्रू आपकी आइडेंटिटी साबित होगी, उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर. जैसे मैं आपको बोलूँ, आपका पासपोर्ट जो है वो आपके आइडेंटिटी को असर्ट करता है, वो कंफर्म करता है कि आप वही इंसान हैं जो इस पासपोर्ट में मेंशन्ड है. तो वो एक तरीके से आपका आइडेंटिफायर हुआ. उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स मतलब खूबियाँ, उसका किसी क्या बोलते हैं, फेसेट्स ऑफ एन आइडेंटिटी. एक आइडेंटिटी का फेसेट्स, डिफरेंट फेसेट्स, उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स. जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
जॉब टाइटल, ये सब क्या है, ये सब भी एट्रीब्यूट्स है। कैसा है, किस तरह का एट्रीब्यूट है, ये यूजर एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सोना। पर्सोना क्या होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडेंटिटी विथ एट्रीब्यूट्स दैट इंडिकेट्स कंट्रोल। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कोई डेवलपर है, काम कर रहा है आपके किसी प्रोजेक्ट पर, तो जो वो रिसोर्स एक्सेस करेगा वो बतौर डेवलपर एक्सेस करेगा। तो डेवलपर जो है ना, वो उसका पर्सोना हो गया, ठीक है। फिर आता है रोल। रोल के बारे में हम जानते ही हैं। रोल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, वो है कि रोल इज ए कंफ्यूजिंग एंड अब्यूजिव टर्म, या आप कह सकते हैं अब्यूज टर्म। क्यों? क्योंकि ये कई कंटेक्स्ट में यूज होता है। एडमिन, सुपर एडमिन, बैकअप ऑपरेटर, ये सब जो हम पहले रोल्स बनाया करते थे, हमने ग्रुप बनाया, उसको रोल्स असाइन किया कि वो ये ग्रुप जो है ये काम कर सकता है, हमने उस ग्रुप में यूजर्स को डाल दिए, ठीक है। उसके बाद है रिलाइंग पार्टी। सिस्टम में जो रिलाई करता है ऑन एन आइडेंटिटी असर्शन फ्रॉम एन आइडेंटिटी प्रोवाइडर। यानी कि आप आइडेंटिटी असर्शन के लिए अगर आप किसी आइडेंटिटी प्रोवाइडर पर रिलाई करते हैं तो आप हो गए रिलाइंग पार्टी, और जो जो बेसिकली ऑथेंटिकेशन देगा वो या आइडेंटिफिकेशन करेगा वो हो जाएगा आइडेंटिटी प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा, ये देखिए, ये booking.com है, ठीक है। तो booking.com पे जब आप साइन इन करने जाएंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास जी, यानी गूगल मेल के थ्रू भी आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं पहली बार आ रहा हूँ, मेरे पास कोई आईडी नहीं है, तो मुझे इस पर एक आईडी बनानी पड़ेगी, लेकिन मैं आईडी बनाना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जीमेल की आईडी के थ्रू भी ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं अपने फेसबुक के थ्रू भी booking.com पर अपना अकाउंट खोल सकता हूँ। यानी मेरा फेसबुक जो होगा वो होगा आइडेंटिटी प्रोवाइडर। यानी जब भी मुझे booking.com पे जाना होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जी, या वो मुझे ईमेल आईडी मेरी पूछेगा, यानी गूगल गूगल वाली जो मैं यूज करता हूँ। गूगल जो है booking.com को मेरी आइडेंटिटी कंफर्म कर देगा, और booking.com में मेरा अकाउंट खुल गया, मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ फिर booking.com पे। तो ये हो गया रिलाइंग पार्टी का मसला। अब है अच्छा, रोल के बाद हम चले गए रिलाइंग पार्टी पे। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हो गया एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या है, मैपिंग एक्सेस ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का तो क्या करते हैं, रिसोर्स का एक्सेस मैप करते हैं। एक्सेस कंट्रोल ही वो है जहाँ से आप बेसिकली रिसोर्स का एक्सेस कंट्रोल करते हैं, इट्स कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। उसके अलावा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हम सब जानते हैं, क्योंकि वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज नॉट इनफ नाउ। आप गए, आपने ईमेल आईडी डाली, यूजर नेम डाला, एंड यू लॉग इन फॉर सेफगार्डिंग योर रिसोर्स। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपने एक बार यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, जब यूजर नेम पासवर्ड आप डालेंगे फिर वो आपको एक ओटीपी भेजेगा आपके मोबाइल पे, आप उस ओटीपी को डालेंगे, देन आप लॉग इन कर पाएंगे। तो वो हो गया एमएफए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी कि ऑथेंटिकेशन का एक तरीका नहीं है, बल्कि 2-3 तरीके से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर आता है एंटाइटलमेंट, सॉरी, आइडेंटिटी मैपिंग टू एन ऑथराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं एंटाइटलमेंट में, एक आपका जो भी ऑथराइजेशन है उससे आइडेंटिटी को मैप करना, दैट इज कॉल्ड एंटाइटलमेंट। इट मींस व्हाट यू आर अलाउड टू डू। एंटाइटलमेंट में क्या पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट इज यू आर एंटाइटल्ड फॉर टू डू, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एंटाइटलमेंट। फिर आता है फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट या आइडेंटिटी फेडरेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है आइडेंटिटी किसी दूसरे से के साथ, यानी किसी आइडेंटिटी प्रोवाइडर से आप आइडेंटिटी कंफर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरेटेड आइडेंटिटी। यानी अभी जो मैंने दिखाया आपको कि booking.com पर मैं गूगल के थ्रू जा रहा हूँ, यानी मैं booking.com पर मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मैं google.com के थ्रू ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ और मैं booking.com में लॉगिन कर रहा हूँ।
तो ये जो प्रोसेस है ना कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर कोई और है और इस रिसोर्स यानी रिलाइंग पार्टी कोई और है, दैट इज कॉल्ड फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। जब आपकी आइडेंटिटी खुद आपके अंडर में नहीं होती है, यानी एप्लीकेशन में खुद उसकी आइडेंटिटी नहीं बनी हुई है कि इस booking.com पे मेरी आईडी रजिस्टर्ड है amir@gmail.com, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कोई जाके अकाउंट नहीं बनाया है, बल्कि मैं उसको जीमेल के थ्रू ही ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। तो वो हो गया फेडरेटेड आइडेंटिटी। देन आता है ऑथोरिटेटिव सोर्स, ठीक है, यानी रूट सोर्स ऑफ एन आइडेंटिटी सच एज द डायरेक्टरी सर्वर दैट मैनेजेस एम्प्लॉयज आइडेंटिटी। सपोज कर लीजिए कि आपका डोमेन कंट्रोलर जहाँ से आपकी आइडेंटिटी जो है आप कंफर्म करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं ऑथोरिटेटिव सर्वर होता है जो बेसिकली ऑथराइज होता है, या जो बेसिकली अथॉरिटी होता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है किसी आइडेंटिटी को कंफर्म करने की। उसके बाद आता है रिलाइंग पार्टी। रिलाइंग पार्टी के बारे में मैंने अभी बताया कि जब आप फेडरेटेड आइडेंटिटी में आते हैं, जब आइडेंटिटी फेडरेशन में आते हैं, तो जब आप एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, आप एक्सेस करने की कोशिश क्या कर रहे हैं booking.com, किसके थ्रू? गूगल के थ्रू। गूगल क्या है? वो है आइडेंटिटी प्रोवाइडर। booking.com क्या है? वो है रिलाइंग पार्टी जो रिलाई कर रही है किस पे? वो रिलाई कर रही है गूगल पे, ताकि वो उस बंदे की आइडेंटिटी को कंफर्म कर सके, ठीक है। उसके अलावा है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन का मतलब हु यू आर। ऑथराइजेशन क्या है? व्हाट यू कैन डू। सपोज कीजिए आपको किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन करना है, booking.com पे आपको लॉगिन करना है, या कोई आपका कोई सैप का सॉफ्टवेयर है, कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसपे आपको लॉगिन करना है आपकी कंपनी में। तो जब आप उसके लिए क्या करेंगे, आपका या तो यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, या ईमेल आईडी होगी, पासवर्ड होगा। तो यूजर नेम, पासवर्ड या ईमेल आईडी या पासवर्ड जब आप डालेंगे, तब आप उस सिस्टम के अंदर जाएंगे, यानी उस सिस्टम में इन करेंगे। वो कैसे करेंगे? जब आपका यूजर नेम और पासवर्ड उसके डेटाबेस में करेक्ट होगा, तो वो आपको ऑथेंटिकेट कर देगा, यानी कि कंफर्म ये बंदा सही है, आप इन करके। अब एप्लीकेशन में जाने के एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद, उसमें इन करने के बाद आपके पास क्या राइट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो वो जो है वो होता है ऑथराइजेशन। आप किस लेवल का एक्सेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ उस सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या नया डिलीट कर सकते हैं, वो सब कुछ जो है ऑथराइजेशन के थ्रू डिसाइड होता है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन फॉर एमएफए। एमएफए का मतलब है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आपको अपना से अपना या किसी भी तरीके का अकाउंट सेफगार्ड करना है, तो आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाना पड़ेगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कई तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे हार्डवेयर टोकन है, ये पहले आया करता था, हम लोग ऑफिस में यूज करते थे। हमने क्या किया, हमने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, उसके बाद उसने हमसे पूछा कि सिक्योर आईडी या आरएसए का टोकन डालो। जो नंबर यहाँ पे है वो नंबर मैं वहाँ डालूंगा, फिर मैं लॉगिन कर पाऊंगा। यानी कि 2 बार मुझे आइडेंटिटी मतलब बेसिकली ऑथेंटिकेट होना पड़ा। पहला मेरी मेरे पासवर्ड के थ्रू, दूसरा इस वैल्यू के थ्रू। ये वैल्यू बार बार चेंज होता रहता है, जिसे आपने डाल दिया उसके लिए ये वैल्यू चेंज हो गया। उसके अलावा आता है सॉफ्ट टोकन। ये हो गया हार्डवेयर टोकन। आपके पास हार्डवेयर है, हार्डवेयर में सारे कोड जनरेट हो रहे हैं और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एज एमएफए। दूसरा आता है हार्डवेयर टोकन के बाद आ गया सॉफ्टवेयर टोकन। आपको जरूरत ही नहीं है हार्डवेयर की, जो काम यहाँ पे ये हो रहा है, नया जनरेट कर रहा है, की जनरेट कर रहा है, वो अब ऑथेंटिकेटर पे होगा। गूगल का ऑथेंटिकेटर आता है, माइक्रोसॉफ्ट का आता है ऑथेंटिकेटर। ऑथेंटिकेटर ऐप डालिए और यहाँ पे आप जो है अपना जो भी अकाउंट है आपका उसको रजिस्टर कर लीजिए। उसका सेकंड यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA भी बोलते हैं, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वो यहाँ पे आ जाता है। जो काम आप यहाँ कर रहे थे, यहाँ पे आप ये बेसिकली ये नंबर, ये वैल्यू जो है आप डाल रहे थे, दोबारा से अपने आप को ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो सेम काम आप करेंगे अब यहाँ पे। ये डायनामिकली जनरेट होता है, ये चेंज होता रहता है। उसके अलावा हो गया आउट ऑफ बैंड पासवर्ड, यानी कि वही जैसे हमने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, उसके बाद ओटीपी आया, ओटीपी डाला। या फिर कई बार क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, हमारे पास एक उस पे आता है, मोबाइल पे आता है कि अलाउ करूँ या ना करूँ। फिर जब मैं अलाउ करता हूँ तो फिर मेरा लॉगिन होता है। तो वो जो हो गया वो हो गया आउट ऑफ बैंड पासवर्ड। उसके अलावा क्या है, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक जैसे आप करेंगे उसके बाद आप बायोमेट्रिक के थ्रू आप
एक्सेस कर पाएंगे। तो बायोमेट्रिक के थ्रू एक्सेस करने के लिए आपका वहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके बायोमेट्रिक को ही पहचानता है। जैसे हमारे लैपटॉप पे भी देखेंगे आप, लैपटॉप पे बायोमेट्रिक ऑप्शन बना हुआ है, यानी कि आप चाहे तो लैपटॉप पे लॉगिन कर सकते हैं बायोमेट्रिक के थ्रू। यानी आपने थंब डाला, पहले आपको थंब, ऑब्वियसली थंब रजिस्टर करना होगा। उसके बाद सपोज कर लीजिए आप पासवर्ड भूल गए या पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो भी आप लॉगिन कर सकते हैं थ्रू योर बायोमेट्रिक। आईएम स्टैंडर्ड्स, कुछ आईएम स्टैंडर्ड्स है जिनकी हम बात करेंगे। सबसे यहाँ पे जो ना 5 दिस 5 स्टैंडर्ड्स आर डिस्कस्ड। इसमें ये 3 ही है मेन, जो है वो 3 है, सैमल, ओऑथ, ओपन आईडी। उसके अलावा 2 और भी हैं, वो XSCML एंड SCIM, बट ये 3 ही मेनली डिस्कस किया है। इन दोनों के बारे में कुछ खास बताया नहीं है। और इनफैक्ट मैं बोलूँ तो स्टैंडर्ड के बारे में आपको बस जानना है कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, सैमल है, ओऑथ है, ओपन आईडी है, XSCML है, SCIM है, बट आपको इसके बारे में कोई डिटेल पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देके चलता हूँ सैमल का। सैमल क्या है? सैमल, ओऑथ, ओपन आईडी, ये सब जो है यूज होते हैं फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट में। यानी जहां आपको आइडेंटिटी दूसरे के थ्रू साबित करनी होती है, यानी आइडेंटिटी प्रोवाइडर के थ्रू साबित करनी होती है, वहां पे इन 3 का जो है इस्तेमाल है सबसे ज्यादा। ठीक है, सैमल एक XML बेस्ड ओपन स्टैंडर्ड है, जिसका इस्तेमाल ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों चीजें होती हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है? आइडेंटिटी प्रोवाइडर के थ्रू, आइडेंटिटी प्रोवाइडर एंड सर्विस प्रोवाइडर के बीच शेयर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सैमल एक मार्कअप लैंग्वेज है जो जिसका इस्तेमाल होता है टू मेक सिक्योरिटी असर्शन अबाउट ए पार्टी आइडेंटिटी एंड एक्सेस परमिशन। ठीक है, जैसे आपको पता है कि फेडरेटेड आइडेंटिटी में, यानी कि आइडेंटिटी फेडरेशन या फेडरेटेड आइडेंटिटी में, सर्विस प्रोवाइडर यूजर का एक्सेस रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करता है आइडेंटिटी प्रोवाइडर को। जैसे यहाँ पे आप देखिए, सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है? सर्विस प्रोवाइडर है आपका booking.com। जब आप यहाँ पर डालेंगे ना, जीमेल करेंगे, आप ईमेल की आईडी डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा कहाँ पे? सॉरी, जब आपने क्लिक किया है तो booking.com ने क्या किया? booking.com ने आपको रिडायरेक्ट किया कहाँ? साइन इन जीमेल पर करने के लिए। जीमेल के पास आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। जीमेल के पास आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे तो आप booking.com पे लॉग इन कर पाएंगे। ठीक है, SAML is managed by whom? So SAML is managed by organization called OSIS। ये ऑर्गेनाइजेशन है OSIS। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडवांस स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड OSIS। ये OSIS ऑर्गेनाइजेशन है जो SAML को मैनेज करता है। उसके अलावा है OAuth। ये भी एक ओपन स्टैंडर्ड है जिसमें एप्लीकेशन कैन यूज टू प्रोवाइड क्लाइंट विद ए सिक्योर एक्सेस डेलीगेशन। ठीक है, OAuth क्या है? ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। SAML क्या है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन बोथ है। इसका इस्तेमाल आप फेसबुक या गूगल को एक्सेस करते वक्त देख सकते हैं, जो OAuth का इस्तेमाल करके सर्टेन इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी के साथ शेयर करता है विदाउट शेयरिंग योर क्रेडेंशियल टू थर्ड पार्टी। जैसे कि आप ने फेसबुक पे लॉगिन किया, ठीक है, या सपोज कर लीजिए कि आपने याहू ही मान लीजिए, जैसे याहू के चैट पे आपने लॉगिन किया या कोई भी चैट सर्विस पे आपने लॉगिन किया, फिर वो चैट सर्विस क्या बोलता है कि मुझे आप अपने अकाउंट से जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इंपोर्ट कर लीजिए, जितने ईमेल आईडी उनको इंपोर्ट कर लीजिए और आप उनके साथ बात कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप इंपोर्ट करते हैं तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो सबको एक इनवाइट भेजता है कि भाई तुम्हारा ये फ्रेंड इस चैट सर्विस पे है, तुम भी आ जाओ, कनेक्ट हो जाओ एक दूसरे से। तो इसमें क्या होता है? इसमें ऑथराइजेशन जो है उसका तरीका क्या है कि आपको पासवर्ड वगैरह शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे? आप ऑथराइज करते हैं उसको
यानी कि सपोज कर लीजिए आप जीमेल को अपने जीमेल को ऑथराइज किया कि भाई हमारा जो है ये इन्फॉर्मेशन फेसबुक से ले आओ। क्या ले आओ? तो हमारी ईमेल आईडी ले आओ या हमारा कोई खास इन्फॉर्मेशन ले आओ। तो दैट इज कॉल्ड ऑथ प्रोटोकॉल। ठीक है, वो कैसे होता है? ऑथ प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, जहाँ पे आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा है ओपन आईडी। ओपन आईडी इट इज मैनेज्ड बाय ओपन आईडी फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज यूज ओनली फॉर ऑथेंटिकेशन। ओपन आईडी SAML क्या हुआ? ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन बोथ। वो ऑथ जो है वो ऑथराइजेशन के लिए है, और ओपन आईडी जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए है। इट इज यूज ओनली फॉर ऑथेंटिकेशन। इट इज बेस्ड ऑन OAuth 2.0। यानी कि ओपन आईडी का जो जो कंसेप्ट है ना, वो OAuth 2.0 पे ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है? यूजर्स आर रिडायरेक्टेड फ्रॉम रिलाइंग पार्टी टू ओपन आईडी प्रोवाइडर। यानी कि जब आपको जैसे जीमेल हुआ, यहाँ पर वो एक तरीके से ओपन आईडी प्रोवाइडर हुआ। यानी जैसे ही आप क्लिक करेंगे जीमेल पर, जैसे आप क्लिक करेंगे कि भाई मुझे लॉगिन करना है, तो वो आपको कहाँ भेजेगा? लॉगिन करने के लिए किसी दूसरे आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास भेजता है, यानी जीमेल पे भेजा। ठीक है, SAML, OAuth बोथ आर यूज्ड फॉर जो है SAML और OAuth, ये दोनों यूज होते हैं बेसिकली SSO के लिए, सिंगल साइन ऑन के लिए। ठीक है, ओपन आईडी जो है वो डायरेक्ट कॉल करता है बिटवीन रिलाइंग पार्टी एंड ओपन आईडी प्रोवाइडर, यानी कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर के थ्रू। कैसे करता है? रेस्ट एंड जेसॉन फॉर्मेट में होता है ये इसका कनेक्शन वाया API। ओपन आईडी का बहुत इस्तेमाल होता है किसमें? ऑथेंटिकेशन के लिए। मोबाइल ऐप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। उसके अलावा दो और स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया इन्होंने, एक XSCM एंड एक SCIM। सो XSCM जो है ये होता है यूज ऑथराइजेशन के लिए। इट कैन बी यूज्ड विथ बोथ SAML एंड OAuth। ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, XSCM ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में और हमें जानना भी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये तीन मेन स्टैंडर्ड्स हैं। उनके अलावा ये दो स्टैंडर्ड्स और भी हैं, इसमें IAM के स्टैंडर्ड्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होते हैं बेसिकली। फिर SCIM, ये स्टैंडर्ड है डोमेन्स के बीच आइडेंटिटी एक्सचेंज करने के लिए। कैन बी यूज्ड फॉर प्रोविजनिंग एंड डिप्रोविजनिंग ऑफ अकाउंट्स इन एक्सटर्नल सिस्टम्स। तो ये है SCIM। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग फेडरेशन द CSP इज रिस्पांसिबल फॉर मैपिंग एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग रोल्स एंड ग्रुप्स टू क्लाउड यूजर्स। नहीं, व्हेन यूजिंग फेडरेशन, जब हम फेडरेशन का इस्तेमाल करते हैं तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रिस्पांसिबल होता है। नहीं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रिस्पांसिबल नहीं होता है, क्लाउड कस्टमर रिस्पांसिबल होता है। क्या एट्रीब्यूट्स मैप करने के लिए रोल्स एंड ग्रुप्स जो होता है, वो जो कस्टमर होता है वो खुद ही ये डिसाइड करता है कि एट्रीब्यूट्स और जो भी रोल्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो क्या होंगे। सो द आंसर विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ CSP की जगह अगर क्लाउड कंज्यूमर या क्लाउड यूजर होता तो ये आंसर करेक्ट था, लेकिन ये कह रहा है द CSP इज रिस्पांसिबल, सो CSP इज नॉट रिस्पांसिबल, सो इट इज द आंसर इज इनकरेक्ट। देन क्वेश्चन है, द ग्रांटिंग ऑफ राइट्स टू एक्सेस टू ए यूजर प्रोग्राम और प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? राइट टू एक्सेस, यानी कि आपका राइट्स कि आप क्या एक्सेस कर पाएंगे, कौन सा प्रोग्राम एक्सेस कर पाएंगे, तो वो ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन नहीं आएगा, एक्सेस कंट्रोल नहीं है, एंटाइटलमेंट नहीं है। हमने अभी डिस्कस किया था ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, सो इट विल कम अंडर ऑथराइजेशन, सो द आंसर विल बी ऑथराइजेशन। यानी कि जब आपने अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड की और आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई कि हाँ यू आर द राइट पर्सन, देन यू एंटर इनटू द सिस्टम। उसके बाद जो आपका ऑथराइजेशन लेवल है, बेस्ड ऑन दैट लेवल यू विल गेट द एक्सेस इन द सिस्टम। So that is all from this lecture. See you in next lecture. Thanks.